में कुछ दे के गया था क्या? क्या क्वेश्चन था? ओके, तो ये हुआ नहीं था, ये कराना है। तो इधर देख लो चुपचाप अब। कौन सा क्वेश्चन है ये? इधर देख लो चुपचाप अब। दो मास हैं और तीसरा मास है। इस तीसरे मास पर नेट फोर्स पूछा गया है। मतलब आपको इस तीसरे मास का एफबीडी बनाना है, इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे। ये वाला मास इसको अपनी तरफ खींचेगा, मान लीजिए F1 से खींचेगा। तो सबसे पहले, अच्छा ये लेंथ A दे रखी है और ये लेंथ Y दे रखी है, तो बताइए F1 के मैग्नीट्यूड को मैं क्या लिखूं? वेरी गुड, जी एम एम अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इस m को, इस m, ये m ये वाले मास को अपनी साइड खींचेगा, और ये फोर्स मान लीजिए आप F2, और ये F2 कितना लिखूं, यही यही आएगा। तो सर दो अलग अलग नाम क्यों कर रहे हो? एक ही कर लो, इसको F कह देते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? अब मुझे क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है। ऐड करने के कई तरीके होते हैं। एक तो ये कि अगर आपको दो ही हैं और बीच का एंगल पता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बोल सकते हैं। जैसे अगर इस एंगल को थीटा मान लो, तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ओवरऑल एंगल कितना हो जाएगा, टू थीटा, और फॉर्मूला लगा दो। पर चूंकि इसमें थीटा उतना अच्छे से पता नहीं है, तो कंपोनेंट करके भी कर सकते हैं। दोनों तरीके, मतलब दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं अच्छा बुरा, आपको जो ठीक लगे। तो चलो कंपोनेंट करके मैं जोड़ देता हूँ। ठीक है, हाँ जी। मान लीजिए ये वाला एंगल थीटा है, तो एफ के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। ये कंपोनेंट कितना होगा, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। सेम अगर मैं देखूं तो सारी ज्योमेट्री यहाँ सेम है, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ये एफ साइन, अरे एफ साइन थीटा तो आमने सामने हो गए, तो ये एफ साइन थीटा इस एफ साइन थीटा को उड़ा देगा। तो नेट फोर्स क्या बचेगा, एफ नेट बराबर बचेगा टू एफ कॉस। और मजे की बात, इसमें तो डायरेक्शन भी पता लग गई। अगर मैं वेक्टर लिखना हो तो डायरेक्शन पता लग गई, नीचे की तरफ लगेगा माइनस जे कैप लगेगा। तो टू एफ कितना हो गया, जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपो, बेस कितना होगा, वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा सही करके लिख दो, सॉल्व करके, मतलब सॉल्व तो क्या, अरेंज करके। ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस जे कैप, ये नेट फोर्स आ गया। और डायरेक्शन क्या आई उसकी, नीचे की तरफ आई। अरे ठीक है ना, नीचे। मतलब ये दोनों इसको ऐसे ऐसे खींचेंगे, पर जो नेट फोर्स लगेगा वो नीचे लगेगा। मतलब आप यहाँ से इसको छोड़ोगे तो नीचे आएगा। और ऊपर से क्यों, अगर नीचे से छोड़ोगे तो आप तो किधर जाएगा, ऐसे नीचे जाएगा ना, नीचे छोड़। हाँ, नीचे धरती नहीं है यहाँ पे, आप भगवान हो। धरती का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है अभी। ठीक है ना। तो अगर इस पार्टिकल को पॉइंट पे अगर नीचे होता और आप छोड़ते, तो फोर्स ऊपर लगता। अगले चैप्टर में इसका अपन टाइम पीरियड भी निकालेंगे, ऐसे टाइम करेगा ना ये ऐसे। बताऊं क्या, इस क्वेश्चन में फिजिक्स यहीं तक थी जब आपने एफबीडी बनाया था, और ये एफ बराबर ये लिख दिया था। उसके बाद ये कुछ फिजिक्स नहीं है। ठीक है। और आगे जो होने वाला है वो तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या होने वाला है आगे, लिखो सवाल। फाइंड बाय फाइंड बाय ये बाय for which f net will be maximum. Find fy for which f net will be maximum. चलिए, तो आपको इस f को मैक्सिमम करना है, तो क्या कैसे करोगे, कैसे करोगे, हाँ कैसे करोगे बताइए। कुछ थॉट प्रोसेस क्या चालू आपको। यहाँ पे चेंज क्या हो सकता है सर, y बदल सकता है।
तो इसको मैक्सिमम करना है, तो y बताओ क्या होगा, y की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। क्या करें, क्या करें बताओ जल्दी। हाँ, वाह यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया नाम है तुम्हारा। तो जब भी किसी फंक्शन को मैक्सिमम करना होता है तो हम उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, और सिर्फ डिफरेंशिएट भी नहीं करते, उसको जीरो कर देते हैं, तो अपने आप हो जाता है सारा काम। दिमाग दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब इसको मैं डिफरेंशिएट करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है, आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे डिफरेंशिएशन। इधर देखिए बस ध्यान से। तो आप लिखोगे 2gm स्क्वायर, ये तो आपका हो गया कांस्टेंट। अब आपको लगेगा y अपॉन दिस पे डिवाइड रूल, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाले को एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, चेन रूल लगेगा, 3/2 आगे आएगा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3/2 -1 हाफ हो जाएगा, और अंदर 2y बराबर 0। ठीक है क्या, डिनोमीटर नीचे जाके खत्म हो जाएगा, ये 2gm का स्क्वायर नीचे आके खत्म हो जाएगा, ये माइनस वाला टर्म पूरा इधर जाके खत्म नहीं हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। हाँ, अच्छा, ये टू से कट जाएगा, 3y स्क्वायर बच जाएगा। अब ये हाफ वाला टर्म नीचे जाएगा, इधर माइनस हाफ आएगा, 3/2 माइनस हाफ 1 हो जाएगा, और यहां से y बराबर प्लस माइनस a/√2 आ जाएगा। और जब ये y की वैल्यू यहाँ पे जाएगी, तो उस एफ नेट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है क्या, इसका मैं ग्राफ भी बना के दिखाता हूँ आपको। किसका बनाना है ग्राफ, इसका, इस फंक्शन का, एफ का वाई के साथ ग्राफ, एफ का वाई के साथ ग्राफ, किसका किसके साथ ग्राफ, एफ का वाई के साथ, एफ नेट वेक्टर का वाई के साथ ग्राफ बना के दिखाते हैं। तो ग्राफ के लिए आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए। वाई बराबर 0 डालना, वाई बराबर 0 पर एफ नेट कितना आ रहा है, 0। आप ऐसे भी सोच सकते हो ना, वाई बराबर 0 का मतलब ये पार्टिकल बीच में आ गया, तो ये भाई साहब भी इसको अपनी तरफ खींचेंगे, वो भाई साहब भी उसको अपनी तरफ खींचेंगे बराबर फोर्स से, तो नेट फोर्स 0 आ जाएगा। वाई बराबर 0 पर फोर्स कितना है, 0। अरे हाँ ना। उसके बाद a/√2 पर मैक्सिमम हो रहा है। अच्छा, मैं वेक्टर का डायग्राम बना रहा हूँ, तो 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 जब पार्टिकल ऊपर है तो नेट फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, और जब पार्टिकल उस लाइन के नीचे होगा तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। अरे ठीक है ना, ऊपर की डायरेक्शन तुम पॉजिटिव लेते हैं, तो y जब पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव है, और y जब नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव। तो a/√2 पर मैक्सिमम आएगा, और यहाँ पर माइनस ऑफ a/√2 पर मैक्सिमम आएगा। अच्छा, ये दो पॉइंट, 3-4 पॉइंट पता लगता है। अब ये और बता दो कि जब y अनंत हो जाएगा, y जब इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह मत देखो, इधर पता लगेगा, y जब इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ दो है ऊपर भी नीचे भी y, तो f कितना आएगा, y जब इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, तो f की वैल्यू कितनी आएगी, बताइए, 0 आएगी। ठीक है ना, और y जब माइनस इन्फाइनाइट हो जाएगा तब भी 0 आएगी। तो अब मैं ग्राफ बना रहा हूं, है ना। तो जब y नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव है, तो ये जो है पॉजिटिव से बढ़ता हुआ a/√2 पर मैक्सिमम हुआ, और फिर घटते घटते यहाँ पे 0 हो गया, और फिर यहाँ पे बढ़ते हुए मैक्सिमम हुआ, और फिर घटते घटते 0, ऐसे। ये आपका एफ नेट का y के साथ ग्राफ बन गया। सही, वैल्यू डाल डाल के बना दिया। मैंने फिर बोला था फिजिक्स यहीं खत्म हो गई थी, ये जो भी हुआ है सिर्फ मैथ से, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, लिख लो। चलिए अगला सवाल लिखिए। यहाँ पे एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों कोनों पर एम 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 मास रखा हुआ है। फाइंड द नेट फोर्स ऑन द मास एम नॉट केप्ट एट सेंटर। केप्ट एट सेंटर, सेंटर पे जो मास रखा है उस पर नेट फोर्स निकालिए। चलिए जल्दी से। जिस पर फोर्स निकालना होता है उसका एपीडी बनाते हैं। एपीडी मतलब उस पर
कौन कौन से फोर्स लगेंगे ताकि हम नेट फोर्स निकाल सकें। तो चारों मास इस बेचारे पर फोर्स लगाएंगे, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो एफ होगा उसकी वैल्यू होगी जी एम एम नॉट अपॉन, यहां से यहां तक के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, ए बाई रूट टू। अरे टोटल डायगोनल कितना होगा, रूट टू ए बाई टू, ए बाई रूट टू का स्क्वायर। अरे सर ये तो फिर तो ये भी इतना ही आएगा। हाँ सही, ये भी इतना ही आएगा और ये भी इतना ही आएगा, और सारे एफ एक दूसरे के आमने सामने हो गए, तो इसने इसको काट डाला, उसने उसको मार डाला, तो फिर ये कितना आ गया, एफ नेट 0 आंसर आ गया। ठीक है, अगला लिखिए। फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम मास m where third point mass should be kept on line joining such that net gravitational force on that mass is zero। अब क्वेश्चन समझ भी लो, क्वेश्चन बोल रहा है कि m मास से कितना दूर एक तीसरा मास रखा जाए जिस पर इन दोनों की वजह से आने वाला नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाए। ठीक है, मान लीजिए, और ये भी बोला गया है कि आपको वो फोर्स केवल लाइन ज्वाइनिंग पे रखना है, तो ये ऐसे लाइन ज्वाइनिंग। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि मैं यहाँ रख के देखता हूँ कोई मास, फिर तीसरा मास, इस पर क्या नेट फोर्स जीरो हो सकता है क्या, क्यों नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही एक तरफ फोर्स लगे। क्या यहाँ पे कोई मास है अगर एम नॉट, तो यहाँ पे भी नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों ही उसको उधर खींचेंगे, तो जरूर वो मास कहाँ रखना पड़ेगा, बीच में कहीं। ये डिस्टेंस x मान लेते हैं और ये d माइनस एक्स। अच्छा, टोटल डिस्टेंस d गिवन है, टोटल डिस्टेंस m और 16m के बीच में जो d है वो गिवन है। ठीक है क्या, अब m नॉट का एफबीडी बनाइए। m नॉट पर एक फोर्स इधर लगेगा m f1, जो ये m मास इसको अट्रैक्ट करेगा, 16m वाला अट्रैक्ट करेगा, वो इधर लगेगा f2। हमें बस इतना करना है कि जो f1 का मैग्नीट्यूड है वो f2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, तो काम हमारा हो जाएगा। तो अच्छा, आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर ये m नॉट तीसरा मास, मास की वैल्यू कितनी है, वो तो आपने बताया नहीं। तो देखो, जी एम एम नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, जी 16m एम नॉट अपॉन डी माइनस एक्स स्क्वायर। एम नॉट से गया एम नॉट, इस एम नॉट की जगह अगर 25 एम नॉट भी होता तब भी कटता, कितना भी होता मतलब कटता। वैसे जी से जी गया, एम से एम गया, और दोनों साइड अंडर रूट ले लिया, तो ये बन गया 1/x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 अपॉन डी माइनस। एक बार प्लस के साथ सॉल्व कर लो, एक बार माइनस के साथ सॉल्व कर लो, बस लिखो, और क्या, अब क्या देखते ही रहोगे, और इधर माइनस के साथ सॉल्व कर लो, तो इस तरफ तो x आ गया d/5, इधर x आ गया माइनस d/3। x क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी, या यूं कह लो कि वो गलत है, हमें पता है कि ये इतना ही आना चाहिए, माइनस वन ऑफ द तरीके से पीछे के, मतलब हमने चेक कर लिया, लेकिन वो है नहीं, आंसर तो आ रहा है पर आंसर है हो नहीं सकता वो, तो उसको रिजेक्ट कर दो। अब इधर देखिए, कोर्स का एक सवाल और है, ये हमने सारे सभी तरह के सवाल कर लिए जिसमें दो पॉइंट मासेस के बीच में कुछ होना था, दो पॉइंट मास के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगना था, तो वो तो ऐसे हो गए, इसमें हमेशा फॉर्मूले लगे काम हो जाएंगे, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा हो कि एक तरफ तो रॉड है और यहाँ पे एक पॉइंट मास है, रॉड का मास एम, लेंथ एल है, और यहाँ से ए डिस्टेंस पर एक पार्टिकल है एम, पूछा जाए फाइंड, पहले तुम देख लो फिर लिख लेना, फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स
बिटवीन देम। अब वो चाहे कुछ भी पूछ ले, जैसे पार्टिकल ने रॉड पर कितना फोर्स लगाया या रॉड ने पार्टिकल पर कितना फोर्स लगाया, आंसर एक ही आएगा। तो क्या ये पॉइंट मास है क्या? नहीं। तो हमें इसमें एलिमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें पॉइंट मास के फॉर्मूले सिखा के गए थे न्यूटन साहब ना। हम यहां से मानते हैं एक्स डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस पर जाकर हमने एक dx लेंथ का एलिमेंट लिया, और ये एलिमेंट क्या है? पॉइंट। और पॉइंट शब्द सुनते ही हमारे चेहरे पर खुशियां आ गई, क्योंकि पॉइंट मास का फॉर्मूला हमें पता है। और इसका मास कितना हो जाएगा इस पॉइंट एलिमेंट का? m/l × dx। अब मुझे ये भी बता दीजिए कि इस पॉइंट मास पर किधर फोर्स लगाया? अट्रैक्ट करेगा। तो ये फोर्स को हम बोल देते हैं df। छोटे से एलिमेंट पर फोर्स लगाया df। हमें अब क्या करना है? इस df को लिखना है। तो बताइए df क्या लिखूंगा? df बराबर दो पॉइंट मास के बीच में फोर्स लगता है gm/dm/x²। df बराबर gm m/l × dx/x²। अब क्या करना है? दोनों तरफ इंटीग्रेट। नहीं, नहीं, उससे पहले थोड़ा सोचना है, चौकन्ने होना है। क्यों? इस बार आपने इंटीग्रेशन का साइन एक ऐसी क्वांटिटी पे लगा दिया है जो वेक्टर है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन। इंटीग्रेशन का मतलब समेशन, और किसी वेक्टर क्वांटिटी पे समेशन का मतलब वेक्टर समेशन। तो आप वेक्टर समेशन ऐसे ही नहीं कर सकते। समझ में आई बात? वेक्टर समेशन के लिए आपको वेक्टर समेशन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कर सकती कि मुठाया और जोड़ दिया। ठीक है क्या? नहीं ठीक है? ठीक है ना? तो जब भी, आज से पहले क्यों नहीं उठाया सर मुंह ऐसे? आज से पहले किसको जोड़ा था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्केलर होती है, पोटेंशियल एनर्जी को स्केलर होती है, फोर्स को नहीं जोड़ा। फोर्स अब जोड़ा। तो आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा? आपको ध्यान देना पड़ेगा डायरेक्शंस पर, हर एलिमेंट के फोर्स की डायरेक्शन पर। तो आपने रैंडम रैंडम एक का डायरेक्शन और चेक की कि मान लो हमने अगर एलिमेंट यहाँ लिया होता तब भी फोर्स इधर ही लगता, बोले हाँ। यहाँ लिया होता तब भी फोर्स इधर ही लगता, बोले हाँ। हर बार फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है क्या? बोले हाँ। तो ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ df बराबर f। हो गया इंटीग्रेशन। लेकिन अगर लेकिन अगर इस एलिमेंट पर फोर्स लगाते, फोर्स ऐसे लग रहा होता, मतलब ऐसी परिस्थितियां बन जाती कि एक एलिमेंट पर लगा रहे हैं फोर्स उधर लग रहा है, एक एलिमेंट पर लगा रहे हैं फोर्स उधर लग रहा है, एक एलिमेंट पर लगा रहे हैं फोर्स उधर लग रहा है, एक पे लगा रहे हैं फोर्स उधर लग रहा है। तो आप इंटीग्रेशन df बराबर f नहीं लिख सकते। फिर आपको क्या करना पड़ता है? फिर आपको वेक्टर समेशन करना पड़ता है। वेक्टर समेशन कैसे करते हैं? आपको सबसे पहले इनके कंपोनेंट करने पड़ते हैं, एक्स में, वाई में, जेड में, जहां जहां भी कंपोनेंट हो पाते। फिर एक्स में अलग इंटीग्रेशन होता है, इसके तीन टुकड़े होते थे। एक्स में अलग फंक्शन बनता, वाई में अलग फंक्शन बनता है, जेड में अलग फंक्शन बनता है। एक्स में अलग इंटीग्रेशन होता है, उससे एफ एक्स नेट निकल के आता है। वाई में अलग इंटीग्रेशन, तो उससे एफ वाई नेट निकल के आता है, और एफ जेड नेट निकल के आता है। और फिर तीनों का वेक्टर समेशन होता है, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर। समझ में आई बात? ऐसे तो आज के बाद जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी पर इंटीग्रेशन लगाओ तो चौकन्ने हो जाना कि सबके डायरेक्शन सेम तो है ना। नहीं है तो फिर कंपोनेंट कंपोनेंट करने पड़े। ठीक है क्या? अरे कुछ समझ में आया क्या? वो भी सेम डायरेक्शन में ही किया। एक्सलेशन वेलोसिटी तो एक ही अलग अलग, एक ही पार्टिकल के लिए तो किए हैं। एक पार्टिकल की वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में तो हो सकती है, लेकिन एक पार्टिकल पर फोर्स कई डायरेक्शन में हो सकते हैं। खैर वो ठीक बात है। चलिए, कांस्टेंट टर्म बाहर, gm² / l इंटीग्रेशन 1/x² dx। अब बात आती है लिमिट की। लिमिट सबसे पहले, जब भी लिमिट लगाने का आपको मौका मिले, सौभाग्य मिले, तब सबसे पहले देखो कि इंटीग्रेशन किस में करना है। बोले एक्स में करना है। ठीक है, एक्स। अब एक्स की दो वैल्यू ऐसी चुननी है जिससे रॉड कवर हो जाए आपकी। ए से a+l। ना ये ध्यान से, रॉड कहाँ से स्टार्ट? यहाँ से। तो यहाँ एक्स यहाँ से मेजर किया है, तो यहाँ के लिए एक्स ए है, और यहाँ के लिए a+l। इंटीग्रेट कर देंगे। एफ बराबर gm² / l -1/x ए से a+l। आंसर आ गया। माइनस चाहो बाहर निकाल लो। -gm²
एम स्क्वायर अपॉन एल, 1/a+l-1/a, ये आंसर। ये रॉड पर फोर्स आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, या यूं कह लूं कि रॉड की वजह से पॉइंट मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया ऐसे। तो अगर पॉइंट मास के अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो आपको एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इसी के साथ हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स फिनिश हो गया है। ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। तो आप ऐसे सोचो, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ रहे इतनी देर से, एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है, इसने इस पर फोर्स लगा दिया, इसने इस पर फोर्स लगा दिया। बोले ऐसा हो कैसे रहा है, ये मास यहाँ है, ये मास यहाँ है, और भी दूर रख लो, है ऐसे आपस में कोई कांटेक्ट ही नहीं है इनका, फिर भी ये इस पे फोर्स लगा रहा है जादू से। कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है बताओ, इतनी दूर दूर से फोर्स कैसे लग रहा है, ये मास इस मास पर। तो वही कॉन्सेप्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड का। कॉन्सेप्ट क्या है कि हर मास, सभी मास, सभी ऑब्जेक्ट जिनके पास मास हैं, वो अपने चारों तरफ एक एक ऐसा रीजन बनाते हैं, रखते हैं, जिसमें अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आता है, दूसरा मास आता है, तो उस पर फोर्स लगने लगता है। हर ऑब्जेक्ट के पास अपना एक फील्ड होता है, उस फील्ड को ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। समझ में आई बात? मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उस दुनिया में कुछ भी नहीं है, सन्नाटा, एकदम भयंकर सन्नाटा, कुछ भी नहीं है, खाली ये दुनिया, सिर्फ एक मास है, तो क्या उसके आसपास फील्ड होगा? हाँ। क्या वो किसी पर फोर्स लगा रहा होगा? नहीं, कोई है ही नहीं कोई और। क्या कोई खुद पे फोर्स लगा सकता है क्या? नहीं। जैसे कोई मास है, वो मास खुद ही पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है खुद की वजह से, ऐसा नहीं होता। एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, दूसरा मास पहले मास को अट्रैक्ट करता है, एक मास खुद ही को अट्रैक्ट नहीं करता। ठीक है क्या? तो अगर अकेला कोई मास है, उसके चारों तरफ फील्ड होगा, फिर जब दूसरा मास उस फील्ड में आएगा तो उस पर फोर्स लगेगा। समझ गए क्या? मतलब फोर्स लगने के लिए, दिखने के लिए, होने के लिए कम से कम दो मासों की जरूरत पड़ती है, लेकिन फील्ड के लिए वो अकेला काफी है। वो उसके बस होने से ही फील्ड अपने आप चारों तरफ आ जाएगी। समझ गए क्या? बहुत बढ़िया, यही है बस फील्ड। और बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि मैं, मेरा फील्ड मेरे पास, मेरे फील्ड की इफेक्ट ज्यादा होगा, दूर जाऊंगे तो इफेक्ट कम होता जाएगा, और ये इफेक्ट ही क्या कहला रही है? इंटेंसिटी। पास में इंटेंसिटी ज्यादा होगी, दूर जाओगे तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अब ज्यादा कम तो ठीक है, कितनी होगी? पास में ज्यादा तो होगी, पर कितनी होगी, वैल्यू क्या होगी, उसका फॉर्मूला इंटेंसिटी के फॉर्मूले हो जाएंगे। ठीक है भाई साहब, तो लिखो, इट इज द रीजन अराउंड any mass in which it can exert it can exert gravitational force on any other mass. It can exert gravitational force on any other mass. जैसे कि डायग्राम है, इसमें एक मास एम है, इसके चारों तरफ एक फील्ड तैयार हो गया है, बस हो गया है, अपने आप हो जाता है। मास तुम्हारे चारों तरफ भी है, तुम्हारे पास मास है, हाँ, तो तुम्हारे चारों तरफ फील्ड है, बस इतनी सी बात है। जब कोई दूसरा मास इस फील्ड में आता है, वैसे तो फील्ड अनंत तक है, तो हमेशा ही हम एक दूसरे की फील्ड में ही हैं, पर वो कहने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई इसकी फील्ड में आता है तो इसके ऊपर क्या लगने लगता है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लगता है। इसका मास मान लेते हैं m0, ये m0 आया तो इस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगने लगी। ठीक है, समझ गए? इतनी सी बात है ग्रेविटेशन फील्ड की। तो ये डायग्राम बनाना तो ना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हेडिंग डालो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी।
ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ब्रैकेट में लिखो ईजी वेक्टर, ऐसा डिनोट करता है, ऐसा सिंपल है इसका, ईजी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। वैसे इंटेंसिटी की स्पेलिंग आई से स्टार्ट होती है, पर सिंबल इसका ई है, ठीक है। कई जगह आई भी दिख जाएगा आपको, तो इसको कोई घबराने वाली बात नहीं, ज्यादातर ई से ही लिखते हैं। अकेला ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंबल होता है, ई जी लगा देते तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है क्या। चलो इसमें लिख लो पहले, लिखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जी एफ आई एट एनी पॉइंट। ये आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन बोल लो, या डेफिनेशन ही है जो आपको लिखी जाए, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज gravitational force is gravitational force experienced by a unit mass experienced by a unit mass kept at that point kept at that point। डेफिनेशन पढ़ना 3 बार, जल्दी से पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, फटाक से 3 बार। पढ़ ली 3 बार। अब इधर देखो तो क्या लिखा हुआ है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई ये क्या बात हुई, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ही ग्रेविटेशनल फोर्स है। नहीं नहीं, कुछ और भी लिखा हुआ है थोड़ा सा, क्या लिखा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो है बट किस पर, यूनिट मास। जैसे कि यहाँ, कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक यूनिट मास रखा है, रख दिया क्या, इस यूनिट मास पर, अच्छा सुनो, मुझे पी पॉइंट पर इंटेंसिटी चाहिए, किसकी वजह से चाहिए, इस मास की वजह से चाहिए। तो जिस मास की वजह से हम फील्ड निकालते हैं उस मास को सोर्स कह देते हैं, इसकी वजह से फील्ड तैयार हुआ है। आप सभी सोर्स हैं, यहाँ जो यूनिट मास है ये भी सोर्स है, लेकिन हमें किसकी वजह से फील्ड निकालना है, इसकी वजह से, तो ये सोर्स है। समझ में आई बात, इसका फील्ड निकालना है, इसकी इंटेंसिटी निकालनी है, तो ये क्या हो गया, सोर्स। अब सुनना, यहाँ कहना चाह रहे हैं कि सोर्स के जैसे पॉइंट के पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो हम कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड, अच्छा, इंटेंसिटी वही होगी जो इस पॉइंट पर फोर्स लगेगा। तो ये मास इस मास को किधर अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यही एफ जी होगा और यही ई जी होगा, डायरेक्शन भी वही हो जाएगी। तो ई जी इज इक्वल टू, ई जी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बोल रहा हूं। पर ग्रेविटेशनल फोर्स किस पर, यूनिट मास पर। यूनिट मास का मतलब एक मास, एक एक मास, ठीक है, 1 kg या एक जो भी है, एक। तो एक तरह से तो उसके एक तरीका तो ये डेफिनेशन देने का, एक तरीका और है डेफिनेशन देने का, क्या, ये देख लो, वो भी बताता हूँ। जैसे मान लो ये मास है एम, यहाँ से कोई पॉइंट है पी, तो पॉइंट पी पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज मान लेते हैं यहाँ पे मास रखा है एम नॉट, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी बराबर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, यहाँ पे जो भी मास है उससे डिवाइड कर दिया। अगर आप गौर से देखें तो ये सेम बात है,
इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि मास यूनिट है, वन है, तो अगर एम नॉट को वन रख दोगे तो यही तो बात है। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ, ऐसा। और मैं भी बताऊंगा कि पॉइंट मास के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अलग अलग शेप के लिए, अलग अलग सोर्स के लिए फॉर्मूला अलग अलग आता है, इसलिए मैं यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ से मैं डेफिनेशन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और सुन लो एक थोड़ा सा, इट इज अ यूनिट क्या होगी इसकी, जरा सोच के बताना। यूनिट ऑफ ईजी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भाई साहब। एक्सेलरेशन, आपको जान के आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जो आप वो लिखते हो ना, रुक जाओ, कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ एट सरफेस, gravitational field intensity of earth at surface is स्मॉल जी, जिसको आप कहते हो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको आप बोलते आए हो ना अब तक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी जाने क्या क्या बोला है, कुछ भी नहीं है, वो यही है क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ एट इट्स सरफेस। तभी तो बोलते हैं अपन ऊपर जाएंगे तो कम हो जाएगी भाई, इंटेंसिटी मास के पास ज्यादा होगी, मास से दूर जाएंगे तो कम हो जाएगी, वैसे ही यही है वो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है स्मॉल जी, ठीक है, देखो यूनिट भी देखो, है ना मजे। और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बस बहुत है, लिख लो। तो दो डेफिनेशन है यहाँ पे, दोनों डेफिनेशन आपको जो भी पसंद आए आप उसको यूज करें, बाकी आंसर तो सेम ही आने हैं, उनसे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, बस यहाँ पे ये बोला है कि एम नॉट मास है तो पर यूनिट मास, और फोर्स ऑन यूनिट मास, और यहाँ फोर्स पर यूनिट मास, यहाँ क्या, फोर्स ऑन यूनिट मास, यूनिट मास पर लगने वाला फोर्स ही उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी, या दूसरा तरीका क्या है कि पॉइंट पी पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, वहां पर फोर्स पर यूनिट मास होगी, एक ही बात है। चलिए, जो भी बात आपको समझ में आ गई हो, लिखनी दोनों है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट सोर्सेस। अब पहले आप देख लो, बोर्ड भर जाने दो फिर लिख लेना, है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट सोर्सेस, जैसे पहला मैं ले रहा हूं, पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले। मान लीजिए कि एक पॉइंट मास है m, यहां से थोड़ी दूरी पर पॉइंट p पर, पॉइंट p है, p पर नहीं, पॉइंट p ही है, उसको कुछ नहीं है, और ये डिस्टेंस कितनी है r, कितनी है r, बताइए पॉइंट p पर ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, ग्रेविटेशन फील्ड का नहीं, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ग्रेविटेशन फील्ड तो होता है, फिर कहाँ पे उसकी क्या इतनी इंटेंसिटी होगी वो हमें फॉर्मूले से मिलती है, पर हम जल्दबाजी में ऐसा बोल देते हैं कि इस मास का यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इतना होगा, पर ठीक है ना, चलेगा, इतना इतना चलता है, बाकी असली में क्या है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है, ठीक है, खैर जो भी है। तो ई जी का मैग्नीट्यूड एट पी बराबर क्या, बताइए क्या लिखोगे आप, क्या आपको पॉइंट मास का फॉर्मूला लिखना आता है, पॉइंट मास के फोर्स का फॉर्मूला आता है, पॉइंट मास का फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे मास वन मानते हुए आप क्या लिखेंगे, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, तो आप लिखोगे जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे, ये मैग्नीट्यूड हो गया। जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी हो और आपने केवल उसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला याद कर लिया है, आप एक भी सवाल नहीं कर पाओगे जब तक कि आपको ये नहीं पता होगा कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी बताइए, बोले सर आपने फॉर्मूले में हम यही तो बोला कि जो फोर्स है वही फील्ड है, तो बताइए इस पॉइंट पर अगर कोई यूनिट मास होता तो उसका फोर्स की डायरेक्शन क्या होती, टूवर्ड्स द सोर्स ही होती। अरे हाँ कि ना, तो डायरेक्शन क्या हो गया, टूवर्ड्स द मास, टूवर्ड्स द सोर्स मास या सोर्स, जो भी आप ले, टूवर्ड्स द मास,
सही। इसका वेक्टर फॉर्म भी बता ही दिया, अब लगा तो बताइए। वेक्टर फॉर्म सुना सुना सा है क्या? क्या होगा सोच के बताओ, क्या हो सकता है वेक्टर फॉर्म? देखो बाकी सब बिल्कुल फोर्स जैसा ही है। वही जब यहाँ से मैं यहाँ पे फोर्स लिखता था तो वो इधर ही आता था। अरे हाँ की ना? नहीं, इस पॉइंट को आप 2 ले लो, इसको 1 ले लो, तो क्या लिखोगे आप? माइनस, तो भूल ही गए यार तुम। जी एम अपॉन आर क्यूब, R21 वेक्टर। बस ये क्या हो गया, इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक है, दूसरा फॉर्म, दूसरा दूसरा सोर्स, सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस। जैसे मान लीजिए कि काफी सारे पॉइंट मासेस हैं, वो सब मिलके बेचारे पॉइंट पी पर अपनी इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम सब ने मिलके पॉइंट पी पर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बना दी है, निकाल ली है ना। तो ये मान लीजिए मास M1, M2, M3, ये तीनों किसी एक पॉइंट पर ही, ये R1, R2, R3, किसी एक ही पॉइंट पर चाहते हैं कि फील्ड निकालना है ना। यहाँ तो एक ही पार्टिकल था, मैं 3 पार्टिकल, तो क्या होगा बताइए? फोर्स जैसा ही होगा। ये बोलेगा मेरी वजह से तो यहाँ पे फील्ड कितना आया, E1। ये बोलेगा मेरी वजह से फील्ड आया E2, और ये बोलेगा मेरी वजह से फील्ड आया। सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस, है ना। तो जो नेट ई जी का नेट ऑन पी, ठीक है, वो आएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, और जितने भी और मासेस होंगे उन सभी की वजह से जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा उनका वेक्टर समेशन होगा। और ये E1 E2 E3 क्या होंगे? E1 का मैग्नीट्यूड होगा GM1 अपॉन R1 का स्क्वायर। E2 क्या होगा? GM2 अपॉन R2 का स्क्वायर, इस तरीके से। समझ में आई बात? ये क्या हो जाएगा, ऐसा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। किसके जैसे? फोर्स के जैसे। सेम फोर्स ही है, डेफिनेशन में लिखा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए पॉइंट मास, ऑन अ यूनिट मास। तो सब कुछ फोर्स जैसा ही है इसका गाइडलाइन। लिखो, फिर और लिखाएंगे। थर्ड लिखिए यूनिफॉर्म रिंग। लिखिए नहीं, सुनिए। यूनिफॉर्म रिंग, एक यूनिफॉर्म रिंग की वजह से कहां पर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगा। ठीक है, तो रिंग के लिए अपन दो लिखते हैं। एक तो सेंटर पर, जैसे मान लीजिए रिंग है, रिंग का मास m है, रेडियस r है, इसके सेंटर पर आपको बताना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए। अब मैं पॉइंट वाइज से आगे बढ़ रहे हैं। ये क्या है, एक रिंग है, रिंग के सेंटर पर बताइए कितनी होनी चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो आप बोलोगे सर ये तो एक पॉइंट मास तो है नहीं, तो एलिमेंट लेना पड़ेगा। मान लीजिए एलिमेंट है डीएम, इसकी वजह से यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड किधर आएगा, इधर आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? एक जस्ट सामने वाला एलिमेंट ले लो, बोले सर इसकी वजह से इधर आएगा, सेम आएगा। ये भी डीएम है, आर जीरो हो गया। ऐसे सारे आमने सामने पॉइंटों की वजह से एक दूसरे से कट कटा के जी। तो नेट इजी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर क्या आएगा? जीरो ही आएगा। अरे आसान है, समझ में आया क्यों? अच्छा जी। दूसरा, एट एक्सिस, किसकी एक्सिस पर? रिंग की एक्सिस पर। क्या आप बताइए, मास वाली लड़की, एक्सिस का क्या मतलब होता है? रिंग की एक्सिस क्या होती है? एक्सिस मतलब एक्स। और सोचो, थोड़ा और दिमाग पे जोर डालो। अभी जब ये आपको अच्छा जीरो बताओ कैसे? फोर्स तो है ही नहीं, इंटेंसिटी है। फोर्स से तो आगे बढ़ गए ना वो, अब तो इंटेंसिटी पे पहुंच गए। आज तुम्हारी फ्रेंड नहीं है वो वाली, वो रही। अच्छा तीनों साथ बैठी हैं आज, वाह। तो कहाँ था ध्यान अभी? नहीं था, वेरी गुड। चलिए, एक्सिस का मतलब क्या है बताइए?
क्या होती है एक्सिस? हाँ जी, एक्सिस जिसके अबाउट अबाउट नहीं, जब पूछा जाए रिंग की एक्सिस तो यही होती है, परपेंडिकुलर द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है। ऐसे। तो ये मास एम रेडियस आर की एक डिस्क है, रिंग है। उस रिंग की एक्सिस ये रही, ये सेंटर सी है, और एक्सिस पर कोई पॉइंट लेते हैं पी जो कि सी से कितना दूर है, एक्स डिस्टेंस पर। ये रिंग कैसे बनाई गई है, यूं, ऐसे, बोर्ड से बाहर निकलती हुई, ताकि जो एक्सिस है उसको हम बोर्ड पे दिखा सकें। पहले वाले में अगर एक्सिस खींचनी होती तो कैसे खींचनी होती, बोर्ड के बाहर। अरे ठीक है क्या। अब इस पॉइंट पी पर आपको बताना है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी क्या होगी, कैसे करें? कैसे करें बताइए। ऐसे डायरेक्ट तो होगा नहीं, एलिमेंट लेना पड़ेगा। पॉइंट पी पर फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, जैसे मान लो एलिमेंट मैंने यहाँ ले ली। डेरिवेशन इसके सारे 12th में कराएंगे, आप चाहो तो आप कर लेना। बाकी मैं बस बता रहा हूँ कि ऐसे होगा। डीएम इस पर फील्ड इस डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है, लगाएगा। उसको लिख के हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेट। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। लेकिन आप इसमें देखना, जब आप बोलोगे ये वाला पॉइंट इसके सामने वाला, तो वो नीचे लगाएगा। तो आप यहाँ पे जब इंटीग्रेट करोगे तो ध्यान रखना, बहुत सारी डायरेक्शन एक साथ इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, जब तक कि आप क्या नहीं करोगे, कंपोनेंट। वेक्टर समेशन करना रहेगा, और वेक्टर समेशन करने का तरीका रहता है कंपोनेंट करना, कि एक्स में एक साथ जोड़ दिया, वाई में एक साथ जोड़। अरे हाँ कि ना, समझ में आ रही बात यहाँ तक? बहुत बढ़िया। तो आप इसको ट्राई करना और निकालना, इसका फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा जी एम एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और मैग्नीट्यूड का कोई मतलब नहीं जब तक कि डायरेक्शन का पता नहीं। तो आप सोच के बताइए, सोच के, नेट डायरेक्शन पॉइंट पी पर ग्रेविटेशनल फील्ड की किधर है, सेंटर की तरफ आएगी। आप सोचना, यहाँ वाला इधर फील्ड लगाएगा, इसकी वजह से नीचे आएगा, दोनों के कंपोनेंट आगे वाले जुड़ जाएंगे और इधर वाले कट जाएंगे। एक सवाल जो किया था हमने ना, वैसा वही सवाल है यहाँ पे, यूं ऐसा। पर यहाँ पे बहुत सारे सवाल बन जाएंगे। अरे एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे, उसकी वजह से फील्ड वहां पे ऐसे आ रहा है, ठीक है। उस सवाल में तो केवल दो ही पॉइंट थे और एक यहाँ था, अभी जो किया था, आज जो स्टार्ट किया था। लेकिन यहाँ पे ऐसे कितने सवाल बन जाएंगे, दो पॉइंट आप ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे पूरी रिंग के डायमीटर पे दो दो पॉइंट करके आप सबको ऐड करोगे तो आंसर। कुल मिला के आपने सही सोचा कि डायरेक्शन किधर आएगी, सेंटर की तरफ आएगी, जी, टुवर्ड सेंटर। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन है, वो इसमें ही है, मतलब यहाँ पे जो एक्स निकला ना उसी के लिए क्वेश्चन बना रहे हैं कि फाइंड द एक्स, फाइंड वैल्यू एफ सो दैट eg will be maximum. Find x for which eg will be maximum. तो बताओ कैसे करेंगे। बोले सर ये तो अभी अभी बताया था आपने, आज ही बताया था। क्या कर दो इसको, डिफरेंशिएट करके जीरो। अरे सर इसमें तो वही की वही फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला नहीं, एक्सप्रेशन इक्वेशन वही बन रही है। देखो जीएम आप बाहर निकाल लोगे, वही बन रहा है, एक्स अपॉन दिस की पावर 3/2। फिर आप वही लगाओगे, डिवाइड रूल क्वोशंट रूल लगाओगे नीचे वाले के। अरे हाँ कि ना। तो वहां पे आंसर क्या आया था, y इज इक्वल टू, हाँ, तो यहाँ पे x बराबर प्लस माइनस r/√2 आंसर आ जाएगा। और जब r की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू को जब इसमें पुट करोगे ना, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड की। तो x की वैल्यू को इसमें पुट करना जरा, तो ई जी की कौन सी वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू, ये आ जाएगी जी एम, एक्स की जगह r/√2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस, हाँ उसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, ये इजी की मैक्सिमम ले रहे हैं। अरे हाँ कि नहीं? ग्राफ भी बना ले, तो वहां भी तो बनाया था ग्राफ, यहाँ पे बना लेते ग्राफ। अरे बना ले क्या, वही वेक्टर का, किसके साथ, एक्स के साथ। जब एक्स जीरो होगा तो फील्ड कितना आएगा, जीरो। वो तो वैसे भी दिख रहा है, एक्स जीरो होने का मतलब है आप सेंटर पे चाहते हैं फील्ड, तो जीरो ही आएगा।
अरे हाँ कि ना। और ग्राफ कैसा बनेगा बताइए। तो देखो इसमें डायरेक्शन देखते हैं, पर ऐसा मान लेते हैं कि रिंग यहीं रखी है, ये सेंटर है, तो एक्स बराबर 0 हो गया, और ये एक्स एक्सिस इसकी एक्सिस ही तो है। तो जब आप आगे जा रहे हो तो फील्ड किधर लग रहा है, पीछे, पीछे क्या है, नेगेटिव। और जब आप पीछे जा रहे हो तो फील्ड किधर लग रहा है, आगे, मतलब पॉजिटिव में। यानी कि इधर का ग्राफ किधर बनेगा, नेगेटिव में, इधर क्या बनेगा, पॉजिटिव, मतलब लगभग वही ग्राफ बन गया क्या। यहाँ से ऊपर, फिर नीचे, फिर फिर ऐसे ये ऊपर और ये नीचे, ये पॉइंट कहाँ जाएंगे, मैक्सिमम वाले। ये माइनस में r/√2 और ये प्लस में r/√2। और यहीं पे अगर मैग्नीट्यूड का ग्राफ बनाना होता है ईजी के, अगर सोचो यहीं पे बोल देते कि ईजी का मैग्नीट्यूड का एक्स के साथ ग्राफ बनाना है, तो क्या अंतर आया था बताइए। अब ये भी ऊपर आया था, तो मतलब ग्राफ ऐसा बन जाता है, ऐसे, ऐसे, और यहां से फिर यूं और यूं। ये मैग्नीट्यूड का एक्स का ग्राफ बन जाता है, फिर डायरेक्शन को कोई फर्क नहीं है ना, फिर तो सब वैल्यू है। और ये वैल्यू जो आएगी मैक्सिमम वाली, ये कितनी आएगी पता है, ये आएगी, अरे आएगी ना। तो रिंग का फॉर्मूला फॉर्मूला हो गया। डेरिवेशन आप खुद करके देखना, नहीं है तो भी याद कर लेना, अगले साल आपको सारे डेरिवेशन कराए जाएंगे, इस साल आपको स्कूल में भी नहीं पूछेंगे डेरिवेशन। और अगले साल आपको ये सारे डेरिवेशन, अभी तो मैं और फॉर्मूले लिखूंगा, और वो तो और भी गंदे फॉर्मूले आएंगे, उनके भी डेरिवेशन आपको अगले साल कराएंगे। तो आपको कुछ भी ऐसा लगे कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों, यहाँ पे एक्स क्यों आ गया, ये क्यों हो गया, डेरिवेशन है भैया, इंटीग्रेशन है और कुछ नहीं है। तो वो कराएंगे आपको अगले साल। एट एक्सिस में डायरेक्शन में लिखा है टूवर्ड्स द सेंटर। देखो ये वेक्टर भी बना हुआ है टूवर्ड्स द सेंटर, और उसके बाद देखो दो बार फिर बनाए हैं टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर। यूनिफॉर्म हॉलो स्फेयर के लिए हम करने वाले हैं अब काम, और उसके लिए एक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले हम याद करेंगे, याद करेंगे फॉर्मूले इस साल को, ठीक है।